हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। आज आपका सोम का नया लेक्चर स्टार्ट होगा, दैट इज़ टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स। तो बेसिकली टॉर्शन होता क्या है? जैसे कोई भी शाफ्ट है, सपोज ये आपकी सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। इस पे अगर कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया शाफ्ट का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस पर अगर कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, जो इस शाफ्ट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो कि आपको कंसीडर करने हैं एनालिसिस में। साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क, तो ये जो टॉर्क लगता है इसके कुछ साइन कन्वेंशन है। जैसे कि सपोज अगर आपकी शाफ्ट कुछ ये है और इस शाफ्ट पे जो रोटेशन है, जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, वो इस टाइप से लगा हुआ है, यानी कि ये डायरेक्शन में ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे? ठीक है, तो इसको जो है, इसकी एनालिसिस करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको जस्ट आप एनालिसिस करने के लिए इसको इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। सपोज ये शाफ्ट है आपकी सेम, और ये जो टॉर्क लग रहा है, इसको साइन कन्वेंशन जो है वो आप राइट हैंड थंब रूल से करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को अडॉप्ट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप राइट हैंड को जो है थंब है उसको सपोज इस टाइप से आपने देखा, रोटेशन जो है अगर आपका थंब का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये सपोज आपकी जो है इस टाइप की, सपोज ये आपकी डायरेक्शन है थंब की। तो अगर आपका जो थंब है वो टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन है, तो आप ये देखेंगे जो फिंगर्स का रोटेशन है वो कैसा हो रहा है, कुछ इस टाइप से हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो इस ये आपका जो रोटेशन है, ये आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो हमेशा टॉर्क को आप किस डायरेक्शन में शो करेंगे, थंब के अकॉर्डिंग, जो थंब की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप टॉर्क को शो करेंगे, यानी कि टी की जो डायरेक्शन है वो इधर शो करेंगे, ठीक है। तो जब ये टी की डायरेक्शन इधर है तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो इस पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही होगी, सपोज ये पॉइंट ए है, तो इस पर जो रिएक्शन आ रही होगी इधर से कंप्रेसिव है, तो इधर से ये रिएक्शन भी आपकी कैसी होगी, कंप्रेसिव। हमेशा बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्क की अगर आप बात करते हैं, तो ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट होता है, इनको हमेशा आप डबल एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डबल एरो से शो करेंगे। वही अगर आपका शेयर फोर्स वगैरह है और सिंपल फोर्स है, यानी कि शेयर फोर्स है, नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है, उसको हमेशा आप जो है एक सिंगल एरो से शो करते हैं। ये आपका शो करते हैं सिंगल एरो से। तो सपोज अगर जो है, अब सपोज शाफ्ट में जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो है देखेंगे, तो इसका जो रोटेशन हो रहा है वो फिंगर का किस टाइप से होगा, यानी कि अगर आप राइट हैंड को देखें तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, तभी इसकी जो फिंगर्स का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा। तब आप हमेशा तो इसको जो शो करेंगे आप राइट साइड, यानी अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो सपोर्ट पे रिएक्शन आ रही होगी वो सपोज टी ए है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड, ठीक है। यानी कि राइट हैंड थंब रूल में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर थंब जो है, थंब पॉइंट जो है अगर वो टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन है, टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन, इस तो जो भी आप टॉर्क कंसीडर करेंगे वो आप हमेशा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी जो थंब पॉइंट है वो टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन है, तो जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे टॉर्क को, और उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स दी क्रॉस सेक्शन इस टाइप से। वही अगर थंब पॉइंट जो है अबे फ्रॉम दी क्रॉस सेक्शन है, अबे फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करेगा, यानी इस टॉर्क को जो है आप नेगेटिव शो करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अबे फ्रॉम दी सेक्शन, क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी। करते हैं सपोज टॉर्शनर फॉर्मूला का। तो जो टॉर्शनर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई आई पी
इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। जहाँ पर आपको पता है कि टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस, आर जो है किसी डिस्टेंस आर पर जो है वो शेयर स्ट्रेस है, टी जो है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है, आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जी आपका शेयर मॉडुलस है, थीटा जो है रोटेशन एंगल है, और एल जो है वो ओवरऑल लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। तो जहाँ पर जे लिख सकते हैं या इसको आई पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपका कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर सर्कुलर शाफ्ट है तो पाई बाई 32 डी टू द पावर 4। जैसे कि अगर सपोज ये शाफ्ट है, ठीक है, तो इस शाफ्ट पे अगर सपोज रोटेशन जो है, आपने ट्विस्टिंग मोमेंट टी दिया यानी रोटेशन टी दिया, और इनिशियल ये पॉइंट सपोज यहाँ ये सेंटर है, ये पॉइंट ए पर था और आपने इतना ट्विस्ट किया, तो ये जो ए पॉइंट है ये आपका यहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट ए डैश पे आ गया। तो जितना रोटेशन हुआ ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से, तो ये रोटेशन आपका थीटा कहलाता है, इसको बोलते हैं थीटा, और ये हो गया सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आप सपोज अगर आप इन दोनों को ले लें, टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई आई पी, ठीक है, सपोज कोई स्मॉलर डिस्टेंस आर है तो उस पर टाउ शेयर स्ट्रेस लग रही है डिवाइडेड बाई टी बाई आई पी, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन आई पी इंटू आर, ठीक है। अगर वही ये टाउ की जगह ये टाउ मैक्स हो शेयर स्ट्रेस, तो आई पी क्या हो, आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, फुल रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू आर मैक्स हो जाएगी। तो जो टी अपॉन आई पी डिवाइडेड बाई आर मैक्स होता है, इसको आप कहते हैं जेड पी, टी अपॉन जेड पी, यानी ये पोलर सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। तो यहाँ से जो टाउमैक्स का फॉर्मूला आता है वो फाइनली फॉर्मूला आपका बन जाता है टाउमैक्स इक्वल टू टी अपॉन जेड पी, ठीक है। तो जहाँ जेड पी आपका है पोलर सेक्शन मॉडुलस, और वही अगर आप इन दोनों को आपस में देखें तो T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ZP के। तो जो ZP है उसको आप कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेंथ, यानी अगर टॉर्शनल स्ट्रेंथ वर्ड आए तो उसको आप, उसका मतलब है कि आप पोलर सेक्शन मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ZP को जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो उस बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है यानी कि रोटेशन थीटा है, उसको आपको डिटरमाइन करना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज थीटा, ठीक है। तो सपोज कोई ये शाफ्ट है और इस पर जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगा, सपोज ये सेंटर लाइन है, ठीक है, तो इस पर जो ट्विस्टिंग मोमेंट सपोज लगा वो कैपिटल टी था। तो आपने इस शाफ्ट पे दो पॉइंट ले लिए, एक ये सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी पॉइंट पे अगर आपने देखा तो क्रॉस सेक्शन ये होगा कुछ, ठीक है, यहीं पे सी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन ये। तो जब आपने ट्विस्टिंग की, सपोज ये पॉइंट जो है ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पर था और यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर था, तो जब आपने ट्विस्ट किया तो फाइनली क्या हुआ, ये पॉइंट कहीं यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, यानी कि यहाँ ये तो फिक्स है तो यहाँ पर तो कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट दे रहे हैं तो कुछ इस टाइप से रोटेशन हो गया होगा, यानी कि पहले जो पॉइंट था वो यहाँ पर था, अब वो पॉइंट कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे यहाँ पर। तो ये सपोज ट्विस्टिंग जो है ये थीटा बी हुई। वही अगर यहाँ भी बात करें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही रोटेशन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये रोटेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया थीटा सी, ठीक है। ये पॉइंट तो फिक्स है तो यहाँ पर तो कोई रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन कुछ इस टाइप से होगा। तो अब सपोज ओवरऑल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है शाफ्ट की, और बी और सी के बीच में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो स्मॉल एक्स है। आपको पता है टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होता है, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी एंगल ऑफ ट्विस्ट का, वो फॉर्मूला क्या होता है, टी एल अपॉन जी आई पी, यानी कि एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, टी ट्विस्टिंग मोमेंट है, जी पोलर, ये जी शेयर मॉडुलस है, आई पी जो है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वही अगर यहाँ पे आपको थीटा बी सी, यानी कि चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट, चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम बी टू सी, यानी कि बी से सी तक अगर आप बात करें तो
एंगल ऑफ ट्विस्ट में कितना चेंज हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पे इनिशियली 0 पे था, लेकिन जैसे ही आपने ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा सी हो गया और यहाँ पर थीटा बी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, तो उसको थीटा बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको आप कह सकते हैं थीटा सी माइनस थीटा बी। जो बाद वाला होता है उसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी माइनस थीटा बी। तो आपको पता है ट्विस्टिंग मोमेंट कितना लग रहा था टी, और इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी थी एक्स डिवाइडेड बाई जी आई पी। ठीक है, तो ये ओवरऑल चेंज इन एंगल है बिटवीन बी से सी के बीच में। वही अब सपोज आपको थीटा ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए से बी तक जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट में कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक पहुंचने में जो है एंगल में कितना चेंज हुआ। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, थीटा बी माइनस थीटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इनके बीच में ट्विस्टिंग एंगल क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट टी लग रहा है ओवरऑल, और यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ कितनी है, ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल एल है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ आई पी। तो ये आपका थीटा ए बी की वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई थीटा बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब सपोज आपको जो है टोटल थीटा ए सी की वैल्यू चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको निकालना है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनके बीच में जो चेंज हुआ प्लस इनके बीच में जो चेंज हुआ एंगल में, उनको अगर आप सम कर दें तो ओवरऑल आपको चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा, यानी कि थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। ठीक है, तो थीटा ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा बी माइनस थीटा ए, प्लस थीटा बी सी को क्या लिख सकते हैं, थीटा सी माइनस थीटा बी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, थीटा सी माइनस थीटा ए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि चाहे आप बीच में कोई भी ब्रेक कर दें इनको ट्विस्टिंग को, अगर आप उनको सम कर दें या डायरेक्टली आप इनके बीच में निकाल लें, वैल्यू आपकी जो है वो सेम ही आनी है। जैसे कि आपने देखा थीटा ए सी को आप डायरेक्टली थीटा सी माइनस थीटा ए लिख सकते थे, वही अगर आपने ब्रेक करके लिख दिया थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। ठीक है, तो आपको पता है थीटा ए सी की वैल्यू क्या होगी, थीटा ए यानी कि जो ए पॉइंट पर स्लोप है वो क्या है 0, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा सी पर डायरेक्टली स्लोप आ रहा है आपका। तो आपको पता है कि ओवरऑल ट्विस्टिंग मोमेंट टी लग रहा है और ए से सी तक के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है एल डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ आई पी, यानी टी एल अपॉन जी आई पी। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है तो आप ऐसा पॉइंट चूज कर लीजिए जैसे कि फिक्स सपोर्ट, वहां पर आपको पता है कोई भी एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं हुआ यानी 0 है, तो यहाँ पर थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं थीटा एट सी क्या आ जाएगा आपका टी एल अपॉन जी आई पी, यानी फिक्स सपोर्ट से उनके बीच की जो लेंथ है वो लिख दीजिए इनटू ट्विस्टिंग मोमेंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई जी आई पी, तो वो आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अब सपोज केस ऐसा है कि इफ टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, यानी जो टॉर्क लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक्चुअली वेरी कर रहा है, और आई पी इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, आई पी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में जो ट्विस्टिंग एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, टी कांस्टेंट नहीं है तो आपने सपोज किसी एक्स पॉइंट पे टी है वो लिख दिया, इंटू एल लेंथ को डी एक्स मान लिया, कोई सेक्शन ले लिया, डिवाइडेड बाई जी आई पी एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो जिस पॉइंट पे भी आपको जहाँ से जहाँ तक जिस लेंथ तक जो है आपको ओवरऑल थीटा चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्क। shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्क, यानी टॉर्क की वजह से जो है वो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है। तो फर्स्ट सपोज केस लेते हैं, केस 1। अगर आपका सेक्शन जो है होमोजीनियस सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, तो इस केस में जो है आपको shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो सपोज ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन जो है वो सॉलिड सर्कुलर है, तो अगर आप इस पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें टॉर्क की वजह से, तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो जो सेंटर है ये पॉइंट सेंटर हो गया, तो ये आपको मैक्सिमम जो है shear स्ट्रेस यहाँ पर मिलेगी टॉप एंड बॉटम पे, और सेंटर पे जो है ये टाउ मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो मिनिमम shear स्ट्रेस 0 तक है और मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ मैक्स।
तो आपको पता है कि टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, टी बाई जेड पी। तो टी डिवाइडेड बाई जेड पी की वैल्यू क्या होगी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो आपको पता है जेड पी इक्वल टू आई पी अपॉन आर, यानी कि आई पी होता है पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर क्या है, यहाँ पे रेडियस जो है टाउ मैक्स यानी कि फुल कैपिटल आर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी बाई 2। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 16 डी क्यूब। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। तो ये आपका टाउ मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वही अगर केस 2 है कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, तो इस केस में जो है कुछ इस टाइप की शाफ्ट होगी कि मिनिमम इंटरनल डायामीटर जो है, सपोज ये जो है इंटरनल रेडियस जो है वो आर इनिशियल हो गई आर आई, और मैक्सिमम जो रेडियस है वो आर नॉट है, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा, यानी कि सिमिलर जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस टाइप का बनेगा, लेकिन बीच वाला पोर्शन तो हॉलो है, तो सिर्फ जो है आर आई पे, यानी कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो आता है ये आपका मिनिमम शेयर स्ट्रेस का है, यानी टाउ मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर अब जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ये बीच में हॉलो है, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी किसकी होगी टाउ मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिल रही होगी। तो अगर आप इनको सिमिलर ट्रायंगल से देखें तो आप देखेंगे कि जो टाउ मिनिमम अपॉन टाउ मैक्सिमम का रेशियो है वो कितना आ रहा है, जब अगर ये टाउ मिनिमम है तो ये डिस्टेंस कितनी है आर आई, यानी कि आर इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाउ मैक्सिमम अगर वैल्यू आ रही है तो ये आपकी रेडियस मैक्सिमम है, आउटर रेडियस, यानी कि ये इनर रेडियस हो गई, ये आउटर रेडियस। तो टाउ मिनिमम अपॉन टाउ मैक्स का रेशियो आ जाएगा आर आई अपॉन आर नॉट। अब सपोज टाउ मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस में जो टाउ मैक्स होगा वो फॉर्मूला क्या होता है टी बाई जेड पी, और जहाँ जेड पी क्या होता है आई पी अपॉन आर मैक्स, ठीक है। तो आई पी क्या हो जाएगा, आई पी की वैल्यू होगी जब हॉलो सेक्शन है तो पाई बाई 32 आउटर का डायमीटर यानी डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर मैक्स, यानी मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा डी नॉट बाई 2, मैक्सिमम जो रेडियस है वो आप निकालते हैं, तो ये हो गई आपकी डी नॉट बाई 2। तो ओवरऑल जेड पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई बाई 16 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई डी नॉट। तो यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो फाइनली टाउ मैक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 16t डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी नॉट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4 अपॉन डी नॉट, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई भी स्मॉलर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टाउ मैक्स की वैल्यू पूछते हैं और हॉलो सर्कुलर सेक्शन दे रखा है या सॉलिड सर्कुलर सेक्शन दे रखा है, तो आप इजीली टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है केस 3, अगर सेक्शन जो है वो ट्यूबुलर सेक्शन है, यानी कि एक ट्यूब के शेप में जो है आपका सर्कुलर सेक्शन है, सपोज ये सेक्शन है, यानी ओवरऑल ये हॉलो है, ये ट्यूब है जिसको आपने एक सर्कुलर सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ की जो रेडियस है ये सपोज कैपिटल आर है और ये जो थिकनेस है इसकी वो स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब आपको जो है शेयर स्ट्रेस निकालनी है, यानी टाउ इक्वल टू क्या होता है टी बाई जेड पी, और जेड पी इक्वल टू क्या होता है आई पी अपॉन आर मैक्स, ठीक है। तो आई पी जो है इस केस में क्या होगा, जनरली आई पी का फॉर्मूला आपको पता है ए आर स्क्वायर भी होता है, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो अब क्या होगा इस ट्यूबुलर सेक्शन का, तो आपको पता है इसका पेरीमीटर इंटू थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस ट्यूब का जो है ओवरऑल एरिया आ जाएगा। तो 2 पाई इंटू आर इंटू थिकनेस, 2 पाई आर टी हो गया इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओवरऑल आई पी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाई आर मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू है कैपिटल आर, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो फाइनली जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है टी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर टी। तो अगर ऑब्जेक्टिव में या किसी कन्वेंशनल में क्वेश्चन आता है शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है, ट्यूबुलर सेक्शन है, टॉर्क और रेडियस और थिकनेस दे रखी है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है शेयर स्ट्रेस आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है कनेक्शन ऑफ शाफ्ट्स, कनेक्शन ऑफ शाफ्ट्स। तो इसमें क्या होता है, पहला जो कनेक्शन है सपोज सीरीज कनेक्शन है,
तो सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि दो शाफ्ट को आपने जो है एक सीरीज में जो है कंबाइन कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। सपोज एक शाफ्ट ये थी ए से बी तक, ठीक है, इसी में आपने दूसरी शाफ्ट को और ऐड कर दिया, सपोज बी सी। तो इसका जो सेक्शन होगा ये आपका कैसा है, फाइनल सेक्शन कैसा आएगा, सर्कुलर, ठीक है। तो ये पॉइंट है सी। तो इस सी पॉइंट पर अगर आपने कोई टॉर्क टी लगा रखा है और ये जो है आपकी शाफ्ट 1 है और ये शाफ्ट 2 है, तो इसकी जो लेंथ है वो L1 है और यहाँ पे G1 शेयर मॉडुलस है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP1 है। सिमिलरली लेंथ L2 है, ये G2 है और ये IP2 है। तो इस केस को जो है आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये पता है कि जो टॉर्क है, यानी कि सपोज शाफ्ट 1 में टॉर्क T1 लग रहा है और शाफ्ट 2 में T2, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, अगर सीरीज कनेक्शन में है तो ओवरऑल शाफ्ट पे जो एक टॉर्क लग रहा होता है उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होती है। बट वही अगर आप ट्विस्टिंग की बात करें, यानी ट्विस्टिंग एंगल की बात करें, तो आपको पता है कि अगर आपने सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर था, तो अगर आपने उसको ट्विस्ट किया तो वो पॉइंट सपोज यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर जो ट्विस्टिंग एंगल होगा इस सेक्शन पे, यानी ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर जो ट्विस्टिंग एंगल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और यहाँ पर जो ट्विस्टिंग एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट है ए से सी के बीच में, यानी थीटा ए सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर बनेगी सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो आपको पता है कि थीटा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टी इंटू थीटा ए से बी तक जो चेंज इन ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो टी इंटू इनके बीच की लेंथ क्या है, L1 डिवाइडेड बाई G1 IP1, ठीक है। अब थीटा बी सी की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है टोटल टॉर्क तो है उसकी वैल्यू तो सेम ही है, और इनके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, L2 डिवाइडेड बाई इनके बीच में जो शेयर मॉडुलस की वैल्यू है G2 और ये इंटू IP2, ठीक है, इंटू IP2। तो ये ओवरऑल थीटा ए सी की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से ये एक इक्वेशन आपकी बन गई, और इससे जो है आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज, यानी कि आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब फाइनली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है फर्स्ट शाफ्ट में कितनी होगी, तो ये हो जाएगी T अपॉन ZP1, यानी फर्स्ट शाफ्ट में जो ZP1 की वैल्यू है, वही अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेकेंड शाफ्ट में निकालनी है तो ये हो जाएगी T अपॉन ZP2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज नेक्स्ट कनेक्शन आता है, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो कोई भी शाफ्ट है, दो शाफ्ट है, उनको आपने पैरेलली अरेंज कर दिया, यानी कि सपोज कोई एक शाफ्ट थी, फर्स्ट शाफ्ट है सपोज ये, ठीक है, ये शाफ्ट है 1, जिसमें अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कुछ इस टाइप का। तो इसके ऊपर ही, यानी इतना स्पेस छोड़ के एक हॉलो शाफ्ट आपने और जो है इसके ऊपर कनेक्ट कर दी, तो ये आपकी जो क्रॉस सेक्शन है बड़े वाली शाफ्ट का वो इस टाइप का होगा, और ये आपकी शाफ्ट होगी फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकेंड, यानी कि एक शाफ्ट थी ये, और इसके ऊपर आपने दूसरी शाफ्ट को और कनेक्ट कर दिया, तो ये आपकी फर्स्ट हो गई और ये आपकी सेकेंड शाफ्ट हो गई। तो इस टाइप का अगर कनेक्शन है और इसमें आपने ट्विस्टिंग जो है मोमेंट टी लगाया हुआ है, यानी टॉर्क टी अप्लाई किया हुआ है, और इस केस में जो लेंथ होगी वो आपको पता है दोनों शाफ्ट की क्या होगी, इक्वल होगी, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L। तो ये जो टॉर्क लग रहा है, अब यहाँ पे अगर आप ट्विस्टिंग एंगल देखें तो आपको पता है वो ट्विस्टिंग एंगल सेम ही होगा क्योंकि सेम पोजीशन पे है, यानी कि अगर कोई ट्विस्टिंग हुई इस टाइप से, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ट्विस्टिंग है, यानी कि इस सेक्शन में ट्विस्टिंग है, वो भी एंगल सेम है और बड़ी वाली शाफ्ट का भी एंगल सेम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सपोज थीटा इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, यानी जो ट्विस्टिंग एंगल है वो तो सेम है, बट टॉर्क 1, सपोज टॉर्क 1 में जो ट्विस्टिंग मोमेंट T1 आ रहा है, तो टोटल जो टॉर्क है ये डिवाइड हो जाएगा अलग अलग में, यानी T इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं आपकी बन गई, एक इक्वेशन 2 हो गई और दूसरी इक्वेशन ये 1 हो गई। यहाँ थीटा 1 को आप लिख सकते हैं T1 इंटू L, ओवरऑल लेंथ L ही है, डिवाइडेड बाई G1 IP1, सपोज ये फर्स्ट शाफ्ट के लिए हो गया, इक्वल टू थीटा 2 को आप लिख सकते हैं T2 इंटू, इसके लिए भी लेंथ सेम है L, डिवाइडेड बाई G2 इंटू IP2। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं आपकी बन गई, इनको आप इजीली सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज टाउ मैक्स 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ
यहाँ पे इस केस में जो है टॉर्क की वैल्यू आप क्या लेंगे, T1 डिवाइडेड बाई जेड P1। वही अगर टाउ मैक्स 2 यानी सेकेंड शाफ्ट के लिए जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगी, T2 डिवाइडेड बाई जेड P2। तो ये जो है दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, एक सीरीज कनेक्शंस और एक पैरेलल कनेक्शंस। नेक्स्ट टर्म आता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट, यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी जो है शाफ्ट में स्टोर होगी, स्टोर्ड इन शाफ्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है टी स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2GIPX। तो ये आपको पता है, ये आपने अभी पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी के टर्म में कि जो अगर टॉर्क के टर्म में स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर वही एक वैल्यू कांस्टेंट हो तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर एल अपॉन 2GIP। ठीक है। अब सपोज स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ टाउ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के टर्म में अगर स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यू का मतलब है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में जो है स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, यानी कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको आप कैपिटल यू अपॉन वी कह सकते हैं। तो अगर टाउमैक्स के टर्म में इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है टाउमैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ टाउमैक्स। सॉलिड शाफ्ट है, यानी कि नॉर्मल शाफ्ट है जिसकी रेडियस जो है आर है, तो आप उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, टाउमैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी। अब सपोज शाफ्ट जो है वो आपकी हॉलो है, यानी कि अब अगर आपको फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपकी हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है टी स्क्वायर एल अपॉन 2GIP। तो अगर आपकी हॉलो शाफ्ट है तो IP की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 32 डी नॉट टू दी पावर 4 माइनस DI टू दी पावर 4, यानी आउटर डायमीटर और DI इनर डायमीटर। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाउमैक्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, टाउमैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4G इंटू वॉल्यूम। तो आपको पता है कि ये कैपिटल यू क्या है, यानी टोटल स्ट्रेन एनर्जी, और स्मॉल यू क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको कैपिटल यू चाहिए तो टाउमैक्स के टर्म में क्या होगा, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कैपिटल यू की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉल यू इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल यू डिवाइडेड बाई वी। तो इस कैपिटल यू की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल यू इंटू वी आपने कर दिया, जहाँ स्मॉल यू की वैल्यू कितनी होती है, टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको चाहिए टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4G, और वॉल्यूम क्या है आपकी, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो जो वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर नॉट टू दी पावर 4 माइनस RI टू दी पावर 4 अपॉन आर नॉट स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ ये आपका जो है हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का वॉल्यूम होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4G इंटू पाई, तो आर नॉट टू दी पावर 4 माइनस RI टू दी पावर 4 को आप लिख सकते हैं आर नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं आर नॉट स्क्वायर प्लस RI स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें हॉलो शाफ्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। जब स्ट्रेन एनर्जी हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आपका आता है। तो इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया तो ये आपका हॉलो शाफ्ट का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम को तो यहाँ से स्मॉल यू ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी इंटू आर नॉट स्क्वायर प्लस RI स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर। ठीक है। वही अगर आप सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का देखा था तो आपने देखा सिर्फ जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू थी वो सिर्फ टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4G थी। तो अगर आप इनका जो है रेशियो देखते हैं, यानी हॉलो सर्कुलर शाफ्ट की स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वैल्यू आ रही है टाउमैक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी इंटू आर नॉट स्क्वायर प्लस RI स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ठीक है।
वही अगर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है उसकी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू होती है टॉम एक्स स्क्वायर अपॉन 4g। तो इनका अगर आप रेशियो लेते हैं तो हॉलो अपॉन सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का रेशियो आपका आ जाएगा सिर्फ आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो ये अगर आप देखें इसको तो आपको पता है ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसका मतलब है कि अगर एरिया एंड लेंथ जो है सॉलिड एंड सॉलो सर्कुलर शाफ्ट की दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों ही जो है वो सेम मेटल से बने हुए हैं, यानी बोथ आर मेड विथ सेम मेटल। तो उस केस में अगर आप देखें तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो हॉलो शाफ्ट है उसमें स्टोर ज़्यादा होगी स्ट्रेन एनर्जी कंपैरेटिवली सॉलिड शाफ्ट के। तो यानी कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में, इन हॉलो सर्कुलर शाफ्ट कैन स्टोर more energy than solid circular shaft, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर हॉलो शाफ्ट है उन दोनों की लेंथ सेम है, सॉलिड शाफ्ट के सब कुछ सेम है, तो किसमें ज़्यादा स्टोर एनर्जी जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। न्यूमेरिकल देख लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है और ये दोनों साइड से यानी दोनों सपोर्ट से जो है वो फिक्स्ड है, कहीं पर ये जो है मूव नहीं कर सकती यानी फिक्स्ड हो रखी है। और सेंटर में जो एक पॉइंट है सी जहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो टी अप्लाई किया गया है और ए से सी के बीच की डिस्टेंस ए है और सी से बी के बीच की डिस्टेंस बी है। ओवरऑल लेंथ जो है शाफ्ट की कैपिटल एल है। तो आपको जो है इसको सॉल्व करना है और टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, यानी कि हर सपोर्ट्स पे रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ से ये फिक्स है और ये पॉइंट है सी। तो आपने देखा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है शाफ्ट का, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इस टाइप से होगी। तो यानी जो टी लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यहाँ पे आप सपोर्ट की रिएक्शन लगा सकते हैं कि सपोर्ट पर रिएक्शन ये इधर डायरेक्शन में है तो इधर से सपोर्ट बैलेंस करने के लिए किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी ये वैल्यू हो गई टी ए की। वही ये इधर लग रहा है तो इसकी वैल्यू किधर हो जाएगी, इधर, यानी टी ए और टी बी की वैल्यू इधर है। अगर आप को डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है आप डायरेक्टली टी ए टी बी की वैल्यू लगा दीजिए डायरेक्शन अपने हिसाब से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर साइन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है जो आपने एज्यूम की है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता है कि ओवरऑल टी ए और टी बी जो दोनों ही एक डायरेक्शन में और कैपिटल टी की वैल्यू एक डायरेक्शन में है। तो टोटल पहला इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप समेशन ऑफ टोटल टॉर्शन को इक्वल 0 कर देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो टी ए प्लस टी बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल टी की। तो ये एक आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों साइड से जब फिक्स है तो जो ट्विस्टिंग होगी एंगल की वो क्या होगी, वो 0 होगी, यानी ए से बी के बीच में कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी। इसको अगर आप थीटा बी माइनस थीटा ए भी लिखते हैं तो आपको पता है बी भी फिक्स है और ए भी फिक्स है, तो इन दोनों में ट्विस्टिंग क्या होगी, डिफरेंस एंगल ऑफ चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, 0। तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी, इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो थीटा ए सी के बीच में अगर आप बात करें तो सपोज कोई सेक्शन लिया आपने, इनके बीच में अगर आपको ट्विस्टिंग एंगल देखना है तो ये जो टी ए लग रहा है ये आपका कैसा है, कंप्रेसिव, यानी कि अगर टुवर्ड्स दी सेक्शन है तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन मानते हैं आप। तो आपने देखा कि ये टी ए की वैल्यू जो है, सपोज इसको पॉजिटिव मान लिया टी ए, तो इनके बीच की जो लेंथ है वो क्या है ए और इनके बीच की लेंथ क्या है बी। तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, सिर्फ एक ही टॉर्क लग रहा है टी ए इंटू डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की ए सी के ए डिवाइडेड बाई जी आई पी, ठीक है, प्लस थीटा सी बी की अगर आप बात करें तो थीटा सी बी में अगर आप लेफ्ट से ही देख रहे हैं या तो आप राइट से देख लीजिए, अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं तो टी ए जो है ये कंप्रेसिव है और टी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, टी ए माइनस कैपिटल टी इंटू इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बी डिवाइडेड बाई जी आई पी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू है 0, तो यहाँ से टी ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जो टी ए की वैल्यू आपको फाइनली फाइंड होगी इन टर्म्स ऑफ टी, वो आ जाएगा आपका टी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी।
तो आप इसको a प्लस बी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, t इंटू बी डिवाइडेड बाई l। तो फाइनली ये TA की वैल्यू आ गई। वही आप फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है TA प्लस टी बी इक्वल टू टी, तो यहाँ से TB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगी, T इंटू A डिवाइडेड बाई L। तो ये आपको दोनों जो है टॉर्क की वैल्यू मिल गई। अब आप जो है इजीली जो है वो टॉर्शन मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। टॉर्शन मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, सपोज ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है B। तो आपने देखा कि जो टॉर्शन TA पे लग रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, T इंटू बी अपॉन है, तो TA की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दी सेक्शन लग रहा है। तो सपोज ये आपका कंप्रेसिव, इसको आपने पॉजिटिव मान लिया। तो यहाँ तक अगर आप C से जस्ट पहले देखें तो TA ही लग रहा है, यानी यहाँ तक TA। फिर जैसे ही आप इस सेक्शन के जस्ट आगे सेक्शन पे आए तो आपने देखा एक फोर्स T और लगने लगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, TA माइनस टी। ठीक है, तो TA माइनस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं TA माइनस टी की वैल्यू जो है वो माइनस टी भी आ रही है, यानी यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा माइनस TB। ठीक है, और ये आपकी TA ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ से जस्ट पहले तक देखेंगे तो आपने देखा कि TB ही लग रहा है। जस्ट इसके जस्ट आगे आए तो आपने देखा कि एक प्लस TB और लगने लगा, यानी कि B पॉइंट पर ओवरऑल टॉर्शन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ तक 0। तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा टॉर्शन मूवमेंट डायग्राम, टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम। अब सपोज आपको थीटा एट C यानी C पॉइंट पे एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू चाहिए। C पर तो कुछ मिलेगी क्योंकि यहाँ और यहाँ पर 0 है, तो आप कह सकते हैं कि थीटा AC आप लिख दीजिए, यानी थीटा C माइनस थीटा है, थीटा A की वैल्यू क्या होती है 0, तो डायरेक्टली थीटा C की वैल्यू आ जाएगी। तो इनके बीच में अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट, चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं TA इंटू A डिवाइडेड बाई GIP। ठीक है, तो ये आपका जो है थीटा एट C यानी कि C पॉइंट पर एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शाफ्ट है जो दोनों सपोर्ट्स पर जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स जो है शाफ्ट में आपने लिए, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो इसमें जो है C और D पॉइंट पे दो टॉर्क लगे हुए हैं, एक यहाँ पर जो है T नॉट इस डायरेक्शन में लगा है और D पॉइंट पर जो है ये T नॉट इस डायरेक्शन में लगा है। इनके बीच की जो लेंथ है L/3 और L/3 है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं यानी TA और TB की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे, यानी एक आप इस टाइप की शाफ्ट बनाएंगे, A और B पर ये फिक्स है और ये बीच में दो पॉइंट्स हैं C और बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है ये D। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखें तो आप ये देखेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, थंब की डायरेक्शन जो है इस टाइप से होगी, यानी ये वैल्यू T नॉट हो गई। वही अगर ये देखें तो अगर आप राइट हैंड को इस टाइप से वो बनाते हैं कि ओवरऑल थंब की जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो फाइनली उस केस में जो है आपको थंब की डायरेक्शन क्या दिखेगी, इस डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू हो गई T नॉट की। अब आपको रिएक्शंस लगा देनी है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो रिएक्शन की जस्ट अपोजिट लगा दीजिए TA, इसकी डायरेक्शन इधर है तो रिएक्शंस की भी डायरेक्शन आप इधर लगा देंगे। ठीक है, अब आप इनको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगी आपकी शाफ्ट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो TA प्लस T नॉट एक डायरेक्शन में है, TA प्लस T नॉट विच इज इक्वल टू TB और ये T नॉट एक डायरेक्शन में, यानी TB प्लस T नॉट। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं TA इक्वल टू TB। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, यानी इन दोनों रिएक्शंस की वैल्यू जो है वो आपकी सेम आनी है। अब आपको इनकी वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है A और B दोनों ही पॉइंट पर ये शाफ्ट फिक्स है, इसका मतलब है जो चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा बिटवीन A से B, इनके बीच का क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा AC प्लस थीटा CD प्लस थीटा DB, यानी इन तीनों में के एंगल ऑफ ट्विस्ट को अगर आप सम कर दें तो ओवरऑल थीटा AB की वैल्यू आ जाएगी। थीटा AC को अगर आपको लिखना है तो आप देखें लेफ्ट से, तो ये कंप्रेसिव यानी कि इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दी सेक्शन लग रहा है, तो पॉजिटिव है। TA इंटू इनके बीच की लेंथ L/3 और L/3 है, तो इसमें अगर आप देखें तो TA इंटू L/3 डिवाइडेड बाई GIP। ठीक है,
प्लस अब आपको थीटा सी डी यानी यहाँ पर देखना है, तो अब इधर लेफ्ट साइड से दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो टॉर्क लग रहे हैं, यानी टी ए माइनस टी नॉट इंटू एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ आई पी, और थीटा डी वी आपको निकालना है। तो आपने देखा टी ए और टी नॉट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है और ये टी नॉट अपोजिट है, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर टी ए लग रहा है, टी ए इंटू एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ आई पी। इनकी ओवरऑल वैल्यू क्या है, 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी ए की आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि टी बी के इक्वल होती है टी नॉट बाई थ्री। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। अदर एई वगैरह के अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई अदर एग्जाम होंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।